दोस्तों, क्या आप अपने बैंक खाते में पैसे जमा करने से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि ज़्यादा पैसे जमा हो जाएंगे तो आपके खाते में रेड पड़ सकती है? क्या आपको ये लगता है कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है अगर आप अपने बैंक खाते में ज़्यादा पैसे जमा कर देंगे? तो आइए आज के हम टॉपिक पर डिस्कस करते हैं अपने इस वीडियो पे कि क्या ऐसे रीज़न है जिससे आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, क्या ऐसे रीज़न है कि आप अपने अकाउंट में अपने ही पैसे जमा करने से डरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका अपना चैनल फाइनेंशियल ज्ञानम में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स रूल क्या है सेविंग बैंक अकाउंट के लिए और कैश अकाउंट की कैश जमा करने की लिमिट कितनी होती है जिससे इनकम टैक्स का नोटिस को अवॉइड किया जा सके आपके अपने अकाउंट में। आइए शुरू करते हैं सेविंग अकाउंट के रूल। तो सबसे पहले ऑन बीइंग ए नॉर्मल आदमी हम भी सोचते हैं कि हम 50,000 रुपये जमा तो करते हैं खाते में, पर 50,000 ही क्यों या 49,000 ही क्यों? हर कोई सोचता है कि 50,000 नहीं जमा करना है। तो क्या इसका कोई रूल है? तो इसके लिए कुछ रूल हैं जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं जिससे कि हम उससे बच सकते हैं कि हमें कोई नोटिस ना आए। अब नोटिस क्यों आता है? नोटिस इसलिए आता है कि अपने अकाउंट में बहुत सारे कैश जमा कर सकते हैं और सरकार कैश के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है क्योंकि कैश बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ से भी आ सकता है। इसलिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जो कि बैंकों को, एनबीएफसीज को, पोस्ट ऑफिस को फॉलो करने पड़ते हैं। तो नियम क्या है, आइए शुरू करते हैं कि हमें नोटिस कब आता है। तो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर हम 10 लाख या उससे ज़्यादा का डीडी खरीद लेते हैं, डीडी या पीओ, पोस्टल ऑर्डर्स या डीडीज, तो कैश में अगर हम खरीदेंगे तो हमें नोटिस आ सकता है क्योंकि बैंक उसको रिपोर्ट करती है। लिखा है ना, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस टू बी रिपोर्टेड बाय सीबीडीटी बाय बैंक्स। तो सीबीडीटी को बैंक्स करती है इन्फॉर्म अगर हम 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई डीडी खरीदते हैं अपने अकाउंट से। तो जब भी ध्यान रखिएगा कि 10 लाख या उससे अधिक का हम अगर डीडी खरीदते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन सरकार के पास जाती है। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब हमने अगर आरबीआई बॉन्ड्स खरीद लिए 10 लाख रुपए, 10 लाख एक थ्रेशोल्ड है, तो अगर हमने 10 लाख रुपए या उससे अधिक के बॉन्ड खरीद लिए तो हमें ये नोटिस आ सकता है। ये साल की लिमिट है तो ये हो सकता है। और ये सबको ही नहीं आता, आपकी हिस्ट्री देखी जाती है और सब पूरी एनालिसिस होती है, ऊपर वो देखा जाता है कि आपका प्रोफाइल क्या है, उसके बाद आपकी इनकम क्या है, आप क्या उस पर टैक्स रेगुलरली पे करते हैं, उसके बाद ही नोटिस आता है। बट ये कुछ बेसिक रीजन है जिसके कारण आपको नोटिस आ सकता है। अब कैश डिपॉजिट और विड्रॉल एग्रीगेटिंग ऑफ ₹50 लाख इन करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट में तो देखिए, सेविंग अकाउंट मतलब होता है बचत खाता। बचत खाता जो आपका और मेरा बचत खाता सेविंग बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो सकता है। सारी बैंकों को ये गाइडलाइंस हैं कि अगर इस अमाउंट से ज़्यादा का कोई डिपॉजिट या विड्रॉल आपके खाते में होता है, अगर कोई कैश जमा करता है तो बैंक को ये इन्फॉर्म करना होता है। चूँकि बैंक का सिस्टम एक सेंट्रलाइज्ड होता है तो डेटा ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास चला जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट अगर आपने 10 लाख रुपए जो है वन और मोर अकाउंट्स ऑफ ए पर्सन अदर देन करेंट अकाउंट, यानी सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आपने 10 लाख या उससे ज़्यादा जमा कर रखा है तो आपको ये नोटिस आ सकता है। तो सरकार ये चाहती है कि आप कैश ना जमा करें, कैशलेस इकॉनमी बने, चेक दें, चेक लें और चेक के थ्रू कार्रवाई करें। और ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये गारंटी नहीं है आपको नोटिस आएगा। ये हिस्ट्री चेक करते हैं, आपके बारे में पता करते हैं कि आप क्या जॉब करते हैं, जब प्रोफाइल, और सरकार के पास ये सारा डेटा होता है क्योंकि सारे अकाउंट्स आपके पैन से लिंक्ड होते हैं और आपकी सैलरी भी पैन से लिंक्ड होती है। अब अगला क्या हो सकता है, 1 और मोर टाइम डिपॉजिट, यानी 10 लाख रुपए से नई अगर आपने कोई एफडी बना ली है, 10 लाख की एक थ्रेशोल्ड लिमिट आप मान के चलिए, 10 लाख से ऊपर की अगर आपने एफडी बना दी है तो भी बैंक आरबीआई को इन्फॉर्म करेगी। हाँ, पर अगर आपने एफडी रिन्यूअल करा ली है तो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाती। आपकी एफडी बैंक में थी, आपने दोबारा एफडी रिन्यूअल करा ली तो इसकी इन्फॉर्मेशन बैंक को नहीं जाती। पर अगर आपने एक नई एफडी बना ली बैंक में पैसा जमा करके या कैसे भी करके अगर आपने एफडी बना ली तो ये बैंक सीबीडीटी को इन्फॉर्म करता है कि फला फला आदमी ने एक एफडी बनाई है। और 10 लाख रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, अमाउंट बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें अभी आगे वीडियोज़ में आएंगी जो आपको पता होना ज़रूरी है, तो बने रहिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें आपको नोटिस आ सकता है वो है क्रेडिट कार्ड।
हम यही सोचते हैं कि हमारा जो कैश होगा हमारे पास क्रेडिट कार्ड में जमा कर देते हैं, वो किसी को पता नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसा गलत करते हैं। सबसे ज़्यादा नोटिस जो आते हैं वो क्रेडिट कार्ड के केसेस में ही आते हैं। तो आपको क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, ये देखिए लिखा हुआ है, पेमेंट इन कैश एग्रीगेटिंग इन ईयर ₹1 लाख और मोर। अगर आपने एक साल में 1 लाख से ज़्यादा अगर क्रेडिट कार्ड में कैश जमा कर दिया है तो ये इन्फॉर्म हो जाएगा। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड में साल में 10 लाख रुपए या उससे अधिक का खर्चा कर लिया, एनी मोड से भी अगर आपने जमा कर दिया है, लिखा हुआ है 10 लाख और मोर बाय एनी मोड अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड, अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा का बिल से क्रेडिट कार्ड का बनाया है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी ये CBDT को इन्फॉर्म करेगी। तो आपको अगर बचना है तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम जेन्युइन है, लिजिट है, सैलरीड है, तो उसके कोई इशू वाली बात नहीं है। ऐसे फेक नोटिसेस यूजुअली नहीं आते। बट याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जो बैंक CBDT को इन्फॉर्म करती है कि आप भाई फला फला ट्रांजेक्शन्स देख लीजिए। अब बैंक के अलावा और भी जगह से भी हमें नोटिस आ सकते हैं, यानी और भी ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो सरकार को इन्फॉर्म करती है कि ये देखिए, ये आप चेक कर लीजिए कि फला आदमी टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? रिसिप्ट एग्रीगेटिंग ₹10 लाख और मोर इन ईयर फ्रॉम ए पर्सन एक्वायरिंग बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। बैंक इशू करती है FD, बट जो कंपनीज लोन लेती हैं वो इशू करती हैं बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। सरकार जो इशू करती है वो बॉन्ड्स के फॉर्म में आता है और जो कंपनीज इशू करती है वो डिबेंचर्स के फॉर्म में आता है। यानी अगर आपने बॉन्ड ले लिया, सरकारी बॉन्ड, या प्राइवेट कंपनी से कोई डिबेंचर ले लिया जो कि 10 लाख रुपीस से ज़्यादा का है, यानी बैंक से FD बनवा सकते हैं आप 10 लाख से ज़्यादा की, और सरकार से बॉन्ड ले सकते हैं, किसान विकास पत्र या कोई भी बॉन्ड ले सकते हैं, और प्राइवेट कंपनी से डिबेंचर्स ले सकते हैं। अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का लेते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन का काम है सरकार को इन्फॉर्म करना। सरकार इस पर नोटिस देगी, ये नहीं देगी, ये सरकार का काम है। अब रिसिप्ट फ्रॉम ए पर्सन एग्रीगेटिंग ₹10 लाख और मोर फॉर एक्वायरिंग शेयर। अगर आपने शेयर ले लिए 10 लाख या उससे ज़्यादा से, तो आपको वो कंपनी CBDT को इन्फॉर्म करेगी कि फला फला आदमी ने फला फला पैन नंबर से हमसे 10 लाख से ज़्यादा के शेयर ले लिए हैं, तो आप चेक कर लीजिए कि ट्रांजेक्शन जेन्युइन है कि नहीं है। इन ट्रांजेक्शन का बिल्कुल मतलब नहीं है कि सबको नोटिस आएगा ही आएगा, बट सरकार के पास किस किस चीज़ की अलार्म बेल बजती है ये केवल आपको ये बताने के लिए है। बाई बैक शेयर फ्रॉम एनी पर्सन, वही 10 लाख रुपए का अगर आपने बाई बैक कर लिया है तब भी आपको बैंक इन्फॉर्म करेगी CBDT को कि फला फला आदमी ने ये ले लिया है। रिसिप्ट फ्रॉम ए पर्सन एग्रीगेटिंग ₹10 लाख और मोर फॉर एक्वायरिंग यूनिट म्यूचुअल फंड। अगर आपने एक साल में 10 लाख से ज़्यादा का म्यूचुअल फंड खरीद लिया, तब भी म्यूचुअल फंड कंपनी की जिम्मेदारी है सरकार को ये इन्फॉर्म करना कि ये फला फला आदमी ने ये जो है म्यूचुअल फंड खरीद लिया। रिसिप्ट फ्रॉम पर्सन फॉर सेल ऑफ फॉरेन करेंसी अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज इन सच करेंसी अगेंस्ट डेबिट क्रेडिट कार्ड और इशूड अ ट्रेवलर चेक डिमांड ड्राफ्ट 10 लाख रुपए। अगर आप विदेश जा रहे हैं तो आपने किसी भी मोड से आपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ट्रेवलर चेक्स के थ्रू अगर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफ़र करा है, विदेश में खर्चा कर दिया है 10 लाख रुपए से ज़्यादा का, तो उस बैंक की, उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि CBDT को इन्फॉर्म करना। और ये बहुत आम सी बातें हैं, नॉर्मल होता रहता है। बट आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स आने वाले हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कैश ट्रांजेक्शन्स कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, वो देखने के लिए हम अगली स्लाइड्स में जाएंगे। अभी हम देखते हैं परचेज एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? प्लॉट, मकान, बिल्डिंग, फ्लैट्स, लैंड, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर आपने 30 लाख या उससे ज़्यादा की खरीद ली है तो आपको स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी जो है इसको बताएगी, यानी तहसीलदार के पास आप जब जाएंगे रजिस्ट्री कराने तो ये तहसील की जिम्मेदारी है कि CBDT को बताना कि फला आदमी ने फला पैन कार्ड से 30 लाख या उससे ज़्यादा का प्रॉपर्टी खरीद ली है। तो 30 लाख से ऊपर की ये भी एक चेक होता है सरकार के पास। सरकार प्रॉपर्टी पे भी नज़र इस हिसाब से रखती है। 2 लाख से ज़्यादा, देखिए, रिसिप्ट ऑफ कैश पेमेंट एक्सीडिंग 2 लाख बाई ए पर्सन फॉर सेल ऑफ गुड सर्विस
अदर देन दोज स्पेसिफाइड एबव। अगर आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई सामान कैश में ले लिया है तो उस संस्था की जिम्मेदारी है कि वो सीबीडीटी को इन्फॉर्म करे। यानी आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, आप यूजली अगर ज्वेलरी लेने जाएंगे तो 2 लाख से ऊपर आप जब भी लेंगे तो आपसे आपका पैन मांगते हैं। या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, आप कार वार लेने जाएंगे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कैश लेने से मना कर देती हैं कि भाई हम 2 लाख से ऊपर का कैश लेते नहीं है। कौन झंझट में पड़ेगा कि उनको ऊपर बताना पड़ेगा, सीबीडीटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और छोटी कंपनी के पास इतने ज़्यादा संसाधन होते नहीं हैं कि वो सीबीडीटी को इन्फॉर्म कर पाएँ। अब वो तो था सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना। एक और भी संस्था है इंडिया में जो ज़्यादा खतरनाक है, वो है FYIU, यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिट है जो इलीगल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देती है, और इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है कभी भी। तो ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को बताती है। तो बैंक कुछ इंफॉर्मेशन देती है। नंबर 1 है CTR, नंबर 2 है NTR, नंबर 3 है STR और नंबर 4 है CWTR। ये 4 तरह की रिपोर्ट्स बेसिकली बैंक जो है, या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक का मतलब केवल बैंक है, लेकिन बैंक के अलावा भी आप बहुत सारी जगह से डील कर सकते हैं। NBFC से कैश डील कर सकते हैं, यानी छोटी छोटी जो कंपनी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो गांव देहात में लोन प्रोवाइड कराती हैं या जमा करती हैं पैसा, आप उनके थ्रू भी कैश डील कर सकते हैं। तो उनको क्या क्या बताती हैं कंपनियां। अब CTR होता है कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। अब कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट क्या है? ऑल कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग हुज वैल्यू इज मोर देन 10 लाख रुपीज or the transaction integrally related to each other whose value is less than 10 lakh rupees and series of transaction have taken place within a month। मतलब ये रिपोर्ट्स 1 महीने में जनरेट होती है। सबसे पहली बात तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हर महीने बैंकों से डेटा लेती है कि कहीं कोई गलत ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो क्या CTR क्या होता है? आपने जो आप डरते हैं ना बैंक में पैसे जमा कराने से, वो CTR रिपोर्ट के मारे ही डरते हैं। CTR में क्या होता है कि आपने अगर कोई कैश जमा कर दिया बैंक में 1 महीने में 10 लाख रुपए से ज़्यादा सिंगल टाइम में, या 10 लाख रुपए का सम, यानी 1 लाख जमा कर दिया, फिर 1 लाख जमा कर दिया, फिर 1 लाख जमा कर दिया, जो जोड़ के 10 लाख रुपए बनता है, तो बैंक CTR नेक्स्ट महीने की 15 तारीख के पहले रिपोर्ट भेज देगी। पर इसमें एक कैच है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। CTR में 50,000 रुपए से नीचे के ट्रांजेक्शन्स नहीं आते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसीलिए आपने कभी ध्यान दीजिएगा कि लोग डरते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि आखिरकार हम 50,000 रुपये 49,000 रुपये क्यों बैंक में जमा करते हैं। बट लोग 49,000 रुपये जमा कर रहे होते हैं कि कोई देख लेगा। 49,000 रुपये में जमा करने का मतलब केवल यही होता है कि CTR 50,000 रुपये से नीचे के ट्रांजेक्शन्स काउंट नहीं करता है। यानी अगर आपने 50,000 रुपये या उसके ऊपर जमा कर दिया और लगातार जमा करते रहे 1 महीने में, और वो 10 लाख रुपए अगर पार हो गए, तो ये बैंक रिपोर्ट करती है। तो इसलिए अगर आप एक ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि 50,000 रुपये जमा कर देंगे तो कोई आपको देख लेगा, आपको कोई देखने वाला नहीं है। बैंक कोई रिपोर्ट नहीं करती, कोई ऐसा डेटा सरकार के पास नहीं जाता। हाँ, 50-50 करके या 50 से ज़्यादा अमाउंट करके अगर आपने 1 महीने में 10 लाख रुपये जमा कर दिया है, तो बैंक ये रिपोर्ट आपकी कर देगी कि ये कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है, और ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के पास चली जाएगी। ये टैक्स के लिए नहीं जाएगी, इस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के पास जाएगी। वो आपका पूरा अकाउंट और बही खाता वेरीफाई कर सकते हैं। अब अगली रिपोर्ट क्या होती है? ये होता है NTR। अब NTR में क्या आती है रिपोर्ट्स? ये भी अगले महीने की 15 तारीख तक बैंक या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है। ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग रिसीप्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। इसका NTR का मतलब क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या क्या है? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आती हैं सोसाइटीज़, ट्रस्ट। ये सब जो होते हैं ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनाए जाते हैं। सोसाइटी में आप देख सकते हैं, जैसे आप कोई स्कूल चल रहा है आपके यहाँ, या कोई हॉस्पिटल चल रहा है, ये सोसाइटी या ट्रस्ट ही चला सकते हैं। अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कितना प्रॉफिट कमाते हैं, कितना डोनेशन लेते हैं, कितना नहीं कमाते। बट हमारे भारत के संविधान के अनुसार स्कूल और हॉस्पिटल
ट्रस्ट या सोसाइटी चला सकते हैं और ये नॉन प्रॉफिट ही होते हैं। अब अगर ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग रिसीव्स ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यू मोर देन 10 लाख रुपीज़, अगर 10 लाख रुपए एक महीने में इनने सारे ट्रांजेक्शन किए हैं, ट्रांजेक्शन मतलब कैश ही नहीं, नॉन कैश भी, ट्रांजेक्शन, ट्रांसफ़र, एंट्री, जो कुछ भी कर दिया है, अगर इनने कुछ भी किया है 10 लाख रुपए से ज़्यादा, तो बैंक या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो FIU को इंटीमेट कर देती है कि भैया ये हो गया, आप देख लो। STR विद इन 7 डेज, मतलब सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। STR का मतलब होता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। अब सस्पिशियस क्या होता है? सस्पिशियस होता है आपने पैसे नहीं भी जमा करिए, मान लीजिए आप बैंक गए पैसे जमा करने के उद्देश्य से और बैंक से लौट आए वापस, और मैनेजर को लग गया कि वो आदमी आया तो पैसे जमा करना था लेकिन डर के भाग गया है, तो वो बैंक की जिम्मेदारी है ये सरकार को बताने की। अब ये मेरे भी आज तक समझ में नहीं आया है कि अगर आपने बैंक गए पैसे जमा ही नहीं किए और वापस चले गए तो बैंक को ये पता कैसे चलेगा कि आप कौन थे, बट STR में ये भी आता है। या अगर जो कैशियर है या बैंक मैनेजर को ये लग जाए कि आप ये जो पैसा जमा करने आ रहे हो किसी भी तरीके से क्राइम का है, यानी आप किसी से ठगी मार के आ रहे हो, या आप किसी को किडनैप करके आ रहे हो, या कोई ऐसा एक्सटॉर्शन से पैसा लेके आ रहे हो जो इलीगल है, इलीगल पैसा अगर जमा करने आप आ रहे हो, तो ये बैंक की जिम्मेदारी है कि 7 दिन के अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को इन्फॉर्म कर देना करें। तो ऐसे सारे ट्रांजेक्शन्स जो बोनाफाइड नहीं हैं, गलत हैं, यूजली अनयूजुअल और अनजस्टिफाइड हैं या क्राइम से रिलेटेड हैं, ये STR की रिपोर्ट्स होती हैं। ये बैंक्स हमेशा सरकार को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। ज़्यादातर आपका मतलब CTR से ही होता है। आपको सबसे ज़्यादा पल्ला जो पड़ता है, जो लोग डरते हैं कैश जमा करने से, दैट इज़ CTR। सारे ट्रांजेक्शन्स जो 50,000 रुपये से ऊपर के होते हैं या 50,000 के होते हैं और जिनका एग्रीगेट 10 लाख से ऊपर होता है, वो बैंक रिपोर्ट करती हैं। अब CWTR है, CWTR होता है 5 लाख एंड एबव टू एनी अदर कंट्री, बाहर विदेश भेजना है वो CWTR होता है। इससे आपको कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, वो टेरर फंडिंग उन सब के लिए होता है कि आप कोई बाहर के देश में कोई गलत काम तो नहीं करवा रहे, वो सब के लिए होता है। बट बेसिकली जो आपका मेन होता है वो CTR से होता है। तो अब आपको ये मेरे हिसाब से पता चल गया होगा कि आप 50,000 रुपये से नीचे का ही क्यों जमा करते हैं, क्यों बैंक के डिपॉजिट फॉर्म में 49,000 रुपये लिख के डर जाते हैं कि उससे ज़्यादा लिखेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बैंक अगर आप 50,000 रुपये उसके ऊपर जमा कर रहे हो और एक महीने में अगर आपने 10 लाख रुपये से ज़्यादा जमा किया है, तो ही ये बैंक कहीं और बताती है, अदरवाइज बैंक नहीं बताती है। और अगर आपका 1 नंबर का पैसा है, जेन्युइन पैसा है, तो आपको डरने की वैसे ही ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको जानकारी की। आप जानकारी रखेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। तो नॉलेज रखिए और नॉलेज बांटिए। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनेंशियल ज्ञान में आपका धन्यवाद।